नमस्कार, जोहार। भारत न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है। आदिवासी ये एक शब्द है। मैंने डिक्शनरी ढूंढा, मैंने गूगल सर्च किया, लेकिन आदिवासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं चल पाया। मेरे मन में कौतूहल था कि भाई आदिवासी है कौन। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई आदिवासी है? आदिवासी किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जब आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, जब सवालों के जवाब ना मिले, तो उनके पास जाइए जिनको जानकारी हो। तो ऐसे ही लोगों के पास मैं आया हूं जिनके पास ऐसी जानकारी है। देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब मेरे साथ हैं, मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, जो कि केंद्रीय आदिवासी समन्वय समिति के समन्वय संयोजक हैं। और दूसरे तरफ मेरी बाईं तरफ ऋषि महतो हैं, जो कि स्कॉलर है, टीआरआई के स्कॉलर भी हैं, काफी रिसर्च भी कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों से मैं सवाल पूछूंगा। तो पहले मैं लक्ष्मी जी के पास ही आ रहा हूं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत है भारत न्यूज 24 में। विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। आदिवासी कौन, मतलब किसके लिए मना? किसको कहेंगे आदिवासी? आदिवासी कहेंगे साधारण सी बात करो, समझेंगे आम भाषा में, जो लंबे समय से शुरुआती दौर में सबसे पहले इस इलाका में बसे हैं, रहे हैं, वो लोग आदिवासी हैं। कालांतर में देश का, राज्य का बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो बाद में बहुत वर्गीकृत हो गया। तो इस चीजें, बहुत सारा चीजें पर मैंने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया। लेकिन मूल रूप से हम यही बात बोलेंगे, जो आदिवासी जो लंबे समय से सबसे ही पता चलता है, जो आदिकाल से रहे हैं, वो आदिवासी है। मतलब आदिवासी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? जो आदिकाल से चले आ रहे हैं बस वही आदिवासी, यही है। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, तो मतलब ये उन्हीं के लिए मनाया जा रहा है। हाँ, उन्हीं के लिए है। हम उसको इस एंगल से नहीं देखते। हम बता रहे हैं कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। मूल बात है कि अगर जब हम आदिवासी की बात करते हैं, उसको ना रिलीजन से, न कास्ट से अगर बांटने का कोई गलती करता है तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं शुरू से कह रहा हूं, जो शुरुआती दौर में जो ये जंगल थे तथा मानव रहित इलाका था, उस इलाके में सबसे पहले बस के अपने हिसाब से अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना संस्कृति, अपना जीने की जरूरत, जो जियोग्राफी जरूरत, जो नेचर से था, उसको पूरा करने की कोशिश किए और उस हिसाब से आगे बढ़ते गए ना। तो मानव समाज के विकास करने में बहुत चीजें बदलाव आई, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उसी को हम मूल रूप से हम आदिवासी मानते हैं, आदिवासी कहा जाता है। मतलब जैसे मैंने सर्च मारा, गूगल में सर्च मारा, तो आदिवासी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसके लिए सर्च मारा, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इंडिजिनस। मैंने बोला नहीं, इंडिजिनस तो अगर इंडिजिनस आदिवासी होता है तो फिर मूलवासी क्या होता है? फिर कुछ लोगों ने बोला ट्राइब, तो मैंने बोला ट्राइब अगर आदिवासी होता है तो जनजातीय क्या होता है? फिर जनजाति क्या होती है? तो आदिवासी शब्द को मतलब कैसे डिफाइन करें ऋषि? जोहार। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मैं विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो 9 अगस्त को है। और जब फिर सवाल पे आते हैं कि आदिवासी कौन है, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जो लक्ष्मी सर ने कहा कि आदिकाल से जो यहाँ रह रहे हैं उन्हें आदिवासी कहेंगे। पर अगर रिसर्च स्कॉलर्स या विद्वानों की बात को देखें या जानने का प्रयास करें, तो आदिवासी, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो 4 टर्म है इंग्लिश में आदिवासी के। एक है जिसे इंडिजिनस बोला जाता है, दूसरा प्रिमिटिव ट्राइब बोला जाता है, तीसरा एबॉरिजिन्स बोला जाता है, और चौथा ट्राइब। तो चारों का जो क्लासिफिकेशन है या डिस्क्रिप्शन है, या उसको अगर उसकी भावनाओं को देखें तो वो अलग अलग है। ट्राइब जो होंगे और इंडिजिनस होंगे, उसमें समानताएं नहीं है। इंडिजिनस उन्हें कहा जाता है जो उस मिट्टी से उठे हों। जैसे एबॉरिजिन वर्ड को डिफाइन किया है एच रिजले ने, जो बहुत बड़े इथनोग्राफिक रिसर्चर रहे थे, जिनके हिसाब से ही भारत में जितने भी जनजाति हैं उन्हें जनजातीय की दर्जा मिली है।
वो थे H.H. रिजले। उन्होंने कहा एबोरिजिन्स का मतलब सन ऑफ सॉइल, जिसे हम लोग आम भाषा में भूईफूट बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो कहीं से आए नहीं, इसी जंगल में यहीं से बढ़े या उद्गम जिनका इन स्थानों से हुआ है, उसे आदिवासी कहेंगे। फिर आते हैं ट्राइब या प्रिमिटिव ट्राइब। जैसे प्रिमिटिव ट्राइब में ऐसे लोग आएंगे जो आदिम जनजाति या आदिम समय से, या इसको डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनी है, लोकुर कमेटी, जो 1965 में बनी है कि आदिवासी कहेंगे किसे, या इसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइब की जो सूची होती है उसमें डालने के लिए जो क्लासिफिकेशंस या डिटेल मांगी जाती हैं आदिवासी की, उसमें इनका नाम आता है। उसमें 4 से 5 चीजें हैं। पहले पांचवी में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को डाल दिया है। इससे पहले क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। इसका मतलब होता है कि आइसोलेशन और ज्योग्राफिकल एरिया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आप उस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं है, और ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। दूसरा चीज है प्रिमिटिव ट्रेड्स। हर संस्कृति में अपने कुछ गुण और अवगुण होते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज है डिस्टिंक्ट कल्चर। आपकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट संस्कृति जो चलती है, कल्चर इज डिराइव्ड बाय अ लैंग्वेज। तो आपकी अपनी मतलब भाषा होती है जिसमें आपका अपना ग्रिप होता है, उन साउंड्स को उन साउंड के आप क्रिएटर होते हैं। और उसके बाद जो 5वीं मैंने कहा था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये अंतिम में जुड़ी है जी। तो यही आदिवासी की परिभाषा है। और सबसे बड़ी जो घटना हुई है हमारे देश में, ये चारों अलग अलग तरह के लोगों को मिला के ट्राइब कर दिया गया 6 सितंबर 1950 को। और मैं बहुत निराशा के साथ कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर को लोग गुरु मानते हैं, बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, और उनसे इतनी बड़ी भूल हुई। 6 सितंबर 1950 को सभी को एक कर दिया गया। और सबसे बड़ी भूल क्या हुई कि एक ऐसे समुदाय को जो इंडिजिनस कम्युनिटी का था, जिसके वजह से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ ये शेड्यूल 6 में आते, यहाँ की पारंपरिक नियम होते, और ये एरिया MP MLA से नहीं बल्कि पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 242 के अनुसार चलता, उन्हें उस कैटेगरी से निकाल दिया। तो लोग कहते हैं वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, पर अगर बुद्धिजीवी होते, अगर उन्होंने पढ़ा होता या इस क्षेत्र का विशेषता को जानते, तो इतनी बड़ी भूल वो नहीं करते। पूरी एक कौम के साथ उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका आज आप लोग खामियाजा। ये खाली एक समुदाय भुगत नहीं रहा है सर, ये पूरा 3 स्टेट भुगत रहा है, जिसके वजह से जो कंपनी यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक सोसाइटी कॉलोनीज क्रिएट कर रही है, उसके जनक है। अच्छा, इसी का जवाब में लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी हमारे साथ हैं। मुंडा जी, इनकी बात आपने सुन ली, मतलब ऋषिदा तो अपने आप को आदिवासी मानते हैं, पूरी कौम आपके आदिवासी। मैं आदिवासी हूँ, मैं सूचित नहीं हूँ। और एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स में भी हमें आदिवासी ही कहा गया है, और उसमें हमें सूचित नहीं किया है। उसके बारे में जानकारी है, पर ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, हम लिस्ट में नहीं है, पर ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हम आदिवासी नहीं। मतलब आप शेड्यूल ट्राइब हैं कि नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन इंडिजिनस जरूर। बिल्कुल सर। चलिए लक्ष्मी नारायण मुंडा सर, इंडिजिनस और शेड्यूल ट्राइब बोलिए। मैं इस बात पर जब भी अध्ययन किया हूँ, मुझे बहुत बात याद आती है। कई मामलों में हम आदिवासियों को लेकर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर पर भी मतभेद है। मतभेद इसलिए है, मामसे पर लोग लगातार मेरे संपर्क आते हैं, डिबेट करते हैं। मैं कई बार डिबेट करके उन लोग को भगा भी देता हूँ। कारण क्या है? आदिवासी कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। इस शेड्यूल शब्द का प्रचलन बोलिए, संस्थापक बोलिए,
तो बाबा अम्बेडकर। मैं कह रहा हूं कि शेड्यूल हमको एससी के साथ ये शेड्यूल कास्ट हो गए, जो फॉरवर्ड समाज के साथ रह गए, उसके साथ शोषण जुल्म से शेड्यूल कास्ट हो गए, जो जंगल में चल गए वो आदिवासी हो गए। मैं इस अवधारणा का खिलाफ हूं। मैं सीधा सीधा मेरा कहना है कि आप शेड्यूल ट्राइब का बात कहां से आया? एज ए ओनर एंड ट्राइब आप यहाँ के हम ओनर हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ऐसा संविधान बना दिए कि हमको उसका कटघरे में खड़ा कर दिए, मतलब ओनर से हमको वर्कर बना दिए, नागरिक बना दिए, सिविलियन बना दिए। मुझे तो अगर ये बोलिएगा, अगर यदि इस मामले में बाबा अम्बेडकर का लाख हम तारीफ कर लें, लेकिन इस मामले में आदिवासी सवाल पर, मूल लोगों के सवाल पर, ये एक तरीका ही था। भले उनका अपना उद्देश्य रहा होगा, लेकिन ये गलत तरीका था। मैं एक शेड्यूल कास्ट मान लिए, तो वो तो समाज के साथ, हाँ, वो तो समाज के साथ था, प्रताड़ित हो रहा। शेड्यूल क्यों हूं भाई? ये जो ओनर मैं हूं। और जब देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8% ट्राइब आदिवासी, सिर्फ 8% जिक्र है, ज्ञान सुधा मिश्र और मार्कंड काटजू दोनों का बेंचदार, वहां पर जजमेंट आया कि बाकी सारे लोग इस देश के अंदर में आवर्जक हैं, बाहर से हैं, और 8% जो लोग हैं ये मूल लोग जो आदिवासी हैं। वो 8% कौन है? हाँ, तो जो 8% जो देश के अंदर आदिवासी माना जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब माना जा रहा है, ये लोग ही, अच्छा यही लोग उनके वही लोग 8%, तो किसकी बात हो रही है? तो जब इसको आप मान रहे हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है, और उसके बाद भी हमको शेड्यूल में बांट रहे हैं। शेड्यूल मतलब कृपा दृष्टि। आप संविधान बनाए हैं, आम गाछ है, ये देश का, ये राष्ट्र का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना है, बहुत बाद में संविधान बना है, राष्ट्र का सीमा बना है, क्षेत्र बना है, जाति बना है, ये बहुत बाद में बना है, सब चीज बाद में बना है। ये मानव निर्मित है। उससे पहले हम आदिवासी हैं, उसको वो कॉन्स्टिट्यूशन में ला के आप खड़ा कर दिए और हमको शेड्यूल ट्राइब बना दिए और शेड्यूल कास्ट बना दिए। तो मेरा कहना है कि अगर इस पर बात जब होती है, तो मेरा कहना है कि देश के अंदर में जब इंडिजिनस की बात होती है, मतलब जो भी पुराने लोग यहाँ के बासिंदे रहे हैं देश के अंदर में। मेरा एक सवाल है लक्ष्मी जी, मतलब जब आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, ऋषिदा वाला सवाल मैं लेके आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आदिवासी ये जो शब्द है, और एक शब्द है सनातन, तो मतलब जब आपका डेफिनेशन में देख रहा हूँ, और फिर मैं जब सनातन का डेफिनेशन में देखता हूँ, तो बहुत कुछ मिलता है। माने हम देखिए, पहला बात, आप पहला तो बात ये बात होना चाहिए, सनातन किसको कहते हैं? सनातन वो है जो मतलब जिसको कहते हैं कि जिसका ना शुरुआत है ना अंत है, युगों युगों से जो चला है। आदिवासी जिसकी मतलब जो शुरुआत, लेकिन इस देश में कंसेप्ट क्या है? सनातन की बड़ा बात है। मैं कह रहा हूं जो भी रिलीजियस बना है, चाहे सिख बना हो, चाहे आपका इस्लाम बना हो, चाहे ईसाई बना हो, जो भी बौद्ध बना हो, जैन बना हो, जो भी बना हो, ये कंसेप्ट कई साल से आया। आप जितना भी रिलीजन्स की बात कीजिएगा, ये 4000 साल पहले से नहीं आया। सबका रिटन एविडेंस है। कितनों करे 4000 पहले से नहीं आया। 4000 पहले से आदमी लोग क्या मानते थे? मैं उससे बड़ा उदाहरण दूंगा। इस देश के अंदर में, आज दुनिया के अंदर में, इस देश के अंदर में भी या दुनिया के अंदर में भी आज भी बहुत सारा जो समूह है, ट्राइब समूह है, दुनिया जो विकास के पैमाने पर आगे बढ़ चुकी है, चांद तक पहुंच चुका है, वहां आज भी जारवा कहां है? नॉर्थ सेंट्रल का लोग कहां हैं? तो मेरा इस बार कहना है कि अगर रिलीजन सच्चाई होता तो आज भी जारवा जातीय लोग या नॉर्थ सेंट्रल में जो लोग रह रहे हैं या ब्राजील में अमेजन में जो लोग रह रहे हैं, उनका रिलीजन क्या है? तो ये लोग जो रिलीजन के नाम पर तो
कोहराम मचाते हैं, इन लोग को पूछा जाना चाहिए कि बहुत पहले के मेरा इस्लाम है। मुस्लिम लोग भी बोलते हैं मेरा ये 1,25,000वां ये का नबी है, हम लोग का इस्लाम है। मैं कह रहा हूँ इंसान का जो मानव सभ्यता का विकास का दौर ही, मानव सभ्यता का थोड़ा बहुत विकास का दौर ही 10-12 हजार साल हो रहा है। और आप बोलिएगा कि मेरा उस समय था, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है घर करते पहला बता, क्योंकि अगर ये सच्चाई होता आज भी जरा में जाइए ना, आप कुछ नहीं, आपका हिंदुस्तान का ही भूभाग है ना भाई। नॉर्थ सेंट्रल जो द्वीप है चाहे लेकर जरवा है, जरवा थोड़ा पुरस्कृत हो गया है, कुछ चीजें ग्रहण कर रहा है भारतीय शासक वर्ग का, लेकिन सेंट्रल में तो आज भी कुछ नहीं पसंद करता है। आपके डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर ऋषि भाई जो बोल रहे हैं ये लोग आदिवासी तो प्रूव करना होगा ना हुजूर, मैंने ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका प्रूव का तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर दिया है कि 8% ट्राइब जो है, जो देश का मानक क्या है कि 8-8.5% आदिवासी लोग ही यहाँ का मूल निवासी, बाकी सब आवर्जक हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऋषि भाई का जो कंसेप्ट है तो उसको तो देश का सर्वोच्च न्यायालय खारिज कर रहा है। तो करना है। देखिए, जानकारी का अभाव लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसके बारे में जिन वकील साहब ने ये केस किया है, अभिषेक श्रीवास्तव जी उनका नाम है, आपके नाम से तो उन्होंने इसके पीछे पूरा डिस्क्रिप्शन अपने स्टेटस में डाला था, वॉल में डाला था और पूरी जानकारी दी है। और यहाँ तक कि वो जो हेयरिंग हुई थी उसका भी वीडियो उन्होंने डाला है कि वो कैंसिल नहीं हुआ है। देखिए, अगर किसी वर्ग का, मान के चलिए आपका इंग्लिश का क्लास चल रहा है, आप हिंदी का सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो या तो आप गलत हैं या वो सब्जेक्ट का जो पढ़ाई हो रहा है वो गलत होगा। तो इसमें हुआ कि वो उन्होंने कहा है, उनकी जो वीडियो है उसमें साफ है कि उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें इस विषय में, तो झारखंड या छोटा नागपुर या बंगाल, छोटा नागपुर प्लेटू पूरा लेते हैं या जंगल महल पूरा लेते हैं, इसका मूल बिना कुर्मी के पॉसिबल नहीं है। जिसकी दुहाई देते हैं रूढ़िवादी परंपरा की आदिवासी समाज, शेड्यूल्ड समाज, उसमें जो हियरिंग्स होते हैं उसके जो रेफरेंसेस यूज होते हैं वो केस डिटेल कुर्मी के ही हैं। इवन हम आपको एक केस बताते हैं जो मांझी परिवार से थे। एक मांझी थे, एक मंझियाइन थी, उनका में इनहेरिटेंस को लेके केस हो गया 1963-62 में। अगर देंगे आप चाहेंगे तो मेरे पास डिटेल भी है और ऑथेंटिक डिटेल है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड का वो डिटेल। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें रेफरेंस कुर्मी का जजमेंट का हुआ, तब जाके उनको इनहेरिटेंस मिला है। मतलब मांझी के केस में कुर्मी का, ये सभी जनजातियों का, झारखंड में जो भी कस्टमरी लॉ है उसका रेफरेंस कुर्मी के अनुसार चलता है। और ये आज से नहीं है, ये इसका हम डिटेल देना चाहते हैं। ये आप किसी भी लॉ जो जानते हैं ना उनसे बोलिए कि PLJ क्या होता है और PLJ 109 क्या है। ठीक है, PLJ का मतलब है कि लॉ जनरल्स होते हैं, जो जजमेंट आज से पहले हो गई हैं, जो 1765 के भी जो जजमेंट है ना या सेटलमेंट्स है उसमें इस बात का जिक्र है। और आते हैं कि एथनिक रिकॉर्ड्स पे, अगर एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म में, एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनके अंडर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का DNA एनालिसिस हुआ था, उसकी रिपोर्ट्स हैं। उनका नाम आपको गूगल में सर्च करने से नहीं मिलेगा। उनका नाम है बूची, वो स्विट्जरलैंड में पढ़े और जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने टेस्टिंग की है राजमहल हिल्स में, उनका रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल है, वो आपको मिलेंगे नहीं और आप उसको दिखा भी नहीं सकते हैं। उसमें DNA एनालिसिस करके हमारा ये डिटेल डाला हुआ है और मतलब बाकायदा कुर्मी का जिक्र है। हाँ, ये एक रिकॉर्ड नहीं है सर, सभी रिकॉर्ड्स कुर्मी के फेवर में है। हर रिकॉर्ड आप DNA फॉर्मेशन में देखिए, उसके बाद आइसोलेशन देखिए, लैंग्वेज देखिए, आप जिस कैटेगरी में इसको जांच करना चाहते हैं, सोशल एस्पेक्ट से, जेनेटिक एस्पेक्ट से देखिए, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखिए, कल्चर एस्पेक्ट से देखिए, लैंग्वेज एस्पेक्ट से देखिए। सबसे बड़ी बात कहते हैं आदिवासी परंपरा की, सबसे बड़ी बात होती है उसकी जो नेचर मैन एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे भूत भात कहते हैं ना लोग। उनके जो रिचुअल है ना, वो जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके शब्द ना मुंडारी में है, ना संथाली में, ना कुड़ुक में है,
कुड़माली में। और इसका रिकॉर्ड हम नहीं कर रहे हैं, पीओ बोर्डिंग की किताब है संथाल मेडिसिन लक्ष्मी सब कुछ सुनने के बाद मतलब आप जो इनका इतिहास बताते हैं कंक्लूड करना। हाँ कंक्लूड मैं आपके पास आ रहा हूँ हाँ मैं आपके पास आऊंगा 1 मिनट खाली। मैं एक बार इतिहास, चूंकि आपने बुच्ची का भी जिक्र कर दिया, आपने रिजले का भी जिक्र कर दिया, सबका जिक्र कर दिया, लक्ष्मी नारायण मुंडा क्या इतिहास बताते हैं? कुर्मी जनजाति, मैं जनजाति बोल रहा हूँ। मुझे पहला बात है इस शब्द पर ही हमको आपत्ति है। मैं कह रहा हूँ, मैंने हर बार कहा है, बराबर कहा है, और मैं बहुत शालीनता से कुर्मी महतो समुदाय के बारे में मेरा जो अध्ययन रहा है, जो हम मानते हैं, बेशक बहुत मेहनती जाती है और मेहनती जाती है और लंबे समय से रहा है यहाँ पर, हम इसे इनकार नहीं करते, लेकिन जिस पर दावेदारी होती है ये आपत्तिपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ रिसर्च के नाम पर, अभी रिसर्च के नाम पर बहुत सारा खेल भी चलता है, हम बता दें आपको। और मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में 2-3-4 सवाल मेरा इस पर लगता है। जब ये लोग दावेदारी करते तो मेरा बहुत आपत्ति इस बात का है। क्या सवाल है? पहला बात तो क्या, इनको सबसे बड़ा अगर कोई लीडर हुआ करते हैं तो निर्मल महतो, विनोद बिहारी से बड़ा तो नेता कोई नहीं। कल 8 तारीख को मैं निर्मल महतो मालापुरम को जाऊंगा, ये फिक्स्ड मेरा, मैं जाता भी हूँ, विनोद बिहारी महतो भी जाऊंगा। सबसे बड़ा सवाल है, अगर यही सच था तो पिछले 5 साल 10 साल से पहले इन लोग जो हिस्ट्रिकल चीज जो बोलते हैं, कहीं रघुनाथ महतो नहीं मिलता, कहीं बुली महतो नहीं मिलता, कहीं चाणक्य महतो का स्टेचू कहीं लगा है झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, कहीं ज्यादा नहीं 10 साल पहले अगर देखिए कहीं लगाया नहीं। दूसरा, इनके लोकप्रिय सांसद अगर कुर्मी समुदाय का नहीं, संजय महतो, रामप्रसाद चौधरी, ये लोकप्रिय सांसद रहे हैं, लंबे समय सदन रहे हैं। जब जो भी कारण से पैसा कानून बना 1996 में, उसका जब बना तो सबसे बड़ा आदिवासी का विरोधी ग्रुप पे यही लोग आए, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे चीजें मिलती हैं। आप अतीत बहुत सारा चीज के हिस्ट्रिकल चीज को लाइएगा। मैं कह बताता हूँ अभी क्या हो रहा है। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था कौशल मिश्रा का, इसका दामोदर महतो धरना बैठ गया। मैं कह रहा हूं 2 बात, आईसू के 3 विधायक हैं, नौटंकी देखिए, इसको थोड़ा खराब भाषा बोल सकते हैं, नौटंकी है। जिसके एक महतो समुदाय के 3 विधायक रहे हैं, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो और दामोदर महतो। दामोदर महतो धरना क्यों बैठ रहे भाई? पहला बात, दामोदर महतो के तो चिंता क्यों है? क्योंकि आशु घोषित रूप से बोल चुकी है कि मैं इस मूवमेंट को समर्थन करता हूँ। सुदेश महतो का बाकायदा इंटरव्यू आया है, जयराम महतो का भी इंटरव्यू आया है। कल मुझे 3-4 बार 5 बार 10 दिन से फोन किया यार, कल का मीटिंग जो हुआ रीता बैंक कठोर में, जयराम महतो, मैंने कहा कि व्यापक झारखंडी एकता की बात कर लेकर आप मीटिंग बुला रहे हैं तो आना ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा कि आमने सामने बहुत जहर उगल रहे हैं। अरे एका की बात करिएगा तो मेरा पहला शर्त ये होगा कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो आपको और हमको, झारखंड समाज को डिवीजन करते, उस मुद्दे को पीछे रखिएगा। उसके बाद एकता की बात बनाएगी तो मैं आ सकता हूं, है ना। बाकी आपके मुद्दे हैं वो हमको सहमति जता दीजिए, हमको समझा दीजिए, हम लोग कन्विंस हो जाएंगे, उसके बाद कीजिएगा। तो मैं आ रहा हूं कि उस बात पर फिर तो मेरा कहना है कि ये सारा चीज सवाल पर मेरा इस पर कहना है कि जो स्थिति बन रही है झारखंड में, मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में, मैं 3 विधायक का बात बता रहा हूँ, आज पार्टी की स्टैंड बता दिया, जयराम महतो बता दिया। तो मेरा कहना है कि इस पूरे सवाल पर निर्मल महतो और विनोद बिहारी महतो महान विभूति रहे हैं झारखंड के। और आपको बता, संजय महतो से बाकायदा मैंने कहा, आपको बता दे, सबसे एक्सेप्टेड लीडर का आदिवासी समाज में करके महतो समाज का होगा ना, ऋषि तो कर बहुत, मैं जानता हूँ वो आदमी जितना एक्सेप्टेड आदिवासी समाज का नेता रहा है ना संजय महतो ना, उतना कोई कुर्मी नेता आज पैदा भी नहीं होगा ना कभी होगा, जितना आदिवासी समाज में वो रेस्पेक्टफुल था, जो स्वीकार था
सलील महतो को बता रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज स्थिति क्या हो गया? अगर आपकी बात सही तो आप कनिष्ठ करते, आपका भी था ना। जिस सिमूंग जंगल मजदूर यूनियन के आंदोलन से आप आगे बढ़े, लगातार आंदोलन बढ़े, सीकेपी के जंगलों से निकल करके, मेरा कहना है कि बहुत सारा चीज पर आज बहुत सारा इस इशू पर टाइम लगा। और दूसरा बात सवाल है कि आज के संदर्भ में अच्छा आदिवासी मान के भी क्या हो रहा है? ये जवाब, ये जवाब, हाँ देखिए, लोगों को लगता है कि ये रिजर्वेशन की लड़ाई है, पर ये रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है। आप नैरो माइंडेड हैं, आप छोटी सोच में हैं, इसलिए ये आप बृहद रूप से आप नहीं देख पा रहे कि आप। और मुझे ये लग रहा है कि इन सब चीजों के कारण झारखंड एक बॉम्ब पे बैठा है, कभी भी ब्लास्ट। देखिए, क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है। यूसीसी आया, ठीक है, ये सभी संदर्भ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। यूसीसी, फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, और अभी डीलिस्टिंग बाकी है, उसके बाद परिसीमन है, ये सभी हैं। ये टिगर में आप हैं, आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास, देखिए, कंपनी को चाहिए जमीन, और जमीन में बैठे हैं आप। तो एक हिंदू फिलोसफी का सबसे बड़ा, चाणक्य फिलोसफी का सबसे बड़ा पार्ट है साम दाम दंड भेद। साम हो चुका है, दाम भी लग चुका है, दंड मतलब लॉ में काम चल रहा है, और भेदन आखिरी प्रक्रिया होगी। और आप इसमें घुसेंगे। आपको लग रहा है कि कुर्मी आदिवासी हो जाएगा, मेरा शेड्यूल आदिवासी तो पहले से शेड्यूल हो जाएगा, अरे मेरा हिस्सा खाएगा। पर इससे क्या परिवर्तन आ रहा है उसको आप देख नहीं पा रहे हैं। पहला देखिए कि इसमें अगर शेड्यूल हो जाता है तो भारत के 3 राज्य 6वीं अनुसूची की दावेदारी पेश करेंगे, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी ये दावेदारी पेश करेंगे। तो उनको डर है कि अगर ये दावेदारी पेश कर दिए तो जो एमपी एमएलए का जो पावर है वो पंचायत में चला जाएगा, तो वो लिमिटेशंस हो जाएंगे पावर में, फॉरेस्ट में लिमिटेशंस हो जाएंगे। और इतने सारे जो परियोजना चल रही हैं, जैसे झारखंड में अभी रांची में चल रही हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 35, ठीक है, 2035 चल रहा है, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन चल रहा है, सीसीएल, बीएसएसएल, टाटा, ये सभी कहाँ जाएंगे? तो आप पावर सेंटर में हैं, आपको कैसे खत्म किया जा रहा है, दिखा के देखो वो भूत है, वो डराएगा, वो खाएगा। बिल्कुल यही बात है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यही बात मैंने कंडेम्ड किया कि एक बुद्धिजीवी जो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाया, जो विद्वान थे, वो इस बात को समझ नहीं पाए, जिसके चलते यहाँ का माइग्रेशन हुआ, शोषण हुआ। यहाँ के लोग के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है वैश्यावृत्ति का। यहाँ विकास के नाम पे जमीनों का जिस तरह से लूट चल रहा है ना, उसके एक ही चीज में आप फंसेंगे, वो क्या है? वैश्यावृत्ति। जो थाईलैंड, कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि हम झारखंडी है, यहाँ इमोशन है, हम यहाँ से बढ़े हैं, ये मेरी जन्मभूमि है और हम 10 किलोमीटर रेडियस के अकेले मालिक हैं। मैं चुटुपालू जंगल का इकलौता मालिक हूँ, आपको पता नहीं है और ये सब डिटेल नहीं देना है। तो इसको आगे अब बढ़ाते हैं कि देखिए आपके साथ क्या होने वाला है, आप इसको प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं। प्रिडिक्शन कैसे कीजिएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर लॉ के साथ जानना पड़ेगा। ये कहे कि रूढ़िवादी परंपरा के बारे में, आदिवासी के बारे में, आपको पता है प्रभा मिंज का केस, आदिवासी समाज हार चुका है केस। उसके बाद अभी जैसे अभी इन्होंने कहा कि दावेदारी पेश करते हैं, 13 या 12 तारीख का जजमेंट आया, आपको पता है? एक जजमेंट आया है महाराष्ट्र में, उसमें कहा गया है कि जो समुदाय 1931 में है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिमिटिव लोग हैं, ट्राइब है, या आप उसको इंडिजिनस कम्युनिटी कह सकते हैं। ये दावा करता है कि जो कल थे वो इंडिजिनस से आप लोग खुश हैं कि मतलब ट्राइब? देखिए ट्राइब और इंडिजिनस, हम यहाँ का भूईफूट है, तो हम इंडिजिनस हैं। ये 4 कैटेगरी को आप समझ लीजिए, इंडिजिनस, प्रिमिटिव ट्राइब्स, एब, देखिए पहले इंडिजिनस, एब ओरिजिन्स, प्रिमिटिव, देन ट्राइब्स। जो इंडिजिनस होंगे उनकी विशिष्ट संस्कृति दिखेगी आपको, उनके जो स्थानों के नाम होंगे, पेड़ों के नाम होंगे, रिचुअल के नाम होंगे, गीतों। आज बोलिए हम कहेंगे मुंडा जी से कि आप करम का गीत सुना के देखिए वो किस भाषा में है।
आप सोहराय का गीत गा के देखिए, अगर आप कहते हैं कि आपकी भाषा में होगी तो मान जाएंगे हम। आप झारन मंत्र बोल के देखिए कि आपके भाषा में हम मान जाएंगे। ये बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कशन की केंद्र बिंदु पे आ सकती हैं, पर आज हम लोग जिस विषय पे आए हैं वो विश्व आदिवासी दिवस है। और हम इन बातों को इसलिए इस जगह पे कह रहे हैं क्योंकि आदिवासी टिगर पे बैठा है। आपका सबसे बड़ा आदिवासी का जो होता है वो जमीन होता है, और जमीन कल कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आज यहाँ पे कितनी कंपनीज हैं आप देख लीजिए। कंपनीज अपने अनुसार लॉज को क्रिएट कर रही हैं, उस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं। फॉरेस्ट अभी आया, फॉरेस्ट भी आपके हाथ से चला गया, और फॉरेस्ट जहां खत्म ना अभिषेक दा, आपका इकोनॉमिक डाउन हो जाएगा और आपके पास गुलामी के अलावा कुछ काम नहीं, जीरो। समय का अभाव है, एक आखिरी सवाल मैं लक्ष्मीदा से ले रहा हूँ। लक्ष्मीदा, जो इन्होंने बात बताई, सहमत है उन बातों से? देखिए, बता रहे हैं पूंजीवादी विकास। पहला बात तो बता दें, ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। आपके तो आदिवासी गाना गाइए, कॉन्स्टिट्यूशन गाना गाइए, संविधान का झंडा पकड़ कर रहिए। जब ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं तो दुनिया आज सबसे बड़ा, आज अगर बता रहा है, मैं सर्च किया हूं, सर्वे किया हूं, तो बता रहे कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम, रोबोटिक्स, मैं ये शब्द प्रयास कर, ये आने वाले कल में तकनीक है। तो पूंजीपति लोग पूंजी के जरिए तकनीक के सहारे पूरा वर्ल्ड पर राज करेंगे, वर्ल्ड पर राज करेंगे। तो वर्ल्ड पर राज करेंगे तो हमारा कहना है कि आने वाला 20 से 50 साल के अंदर में दुनिया में मानव श्रम का जो भी जगह है, पुरातत्व विभाग छोड़ करके सारे विभाग, सारे जगह पे एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर का जगह ले लेगा। मानव श्रम खत्म हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि आने वाले 50 साल में दुनिया की आधी आबादी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद में लड़ मरेगी। मैं कह रहा हूं ये संकट वर्ल्ड का है। मैं कह रहा हूं कि इस आदिवासी का संकट है या मेरा संकट है, बात नहीं मैं कह रहा हूं। तो मतलब उनकी बातों से हाँ, संकट है ये संकट है। ये संकट सिर्फ आदिवासी का नहीं है, ये तो मानव सभ्यता का संकट है। बता रहा आने वाला कल मैं और उस दौर में आप खड़ा होकर आप हिंदुस्तान को आंकिए और अब जहां खड़ा होकर आंकिए। मैं कह रहा हूं जो भी शासक वर्ग, ये जो पूंजीपति, पूंजी और तकनीक के सहारे वर्ल्ड की तमाम गवर्नमेंट, सरकार, शासकों को नचाएंगे। तो आप कितना गाना गाइए, हम बोले कि हिंदुस्तान में मोदी जी आए कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमारा हेमंत बाबू आए कि 5 लाख रोजगार देंगे। मैं कह रहा हूं अभिषेक भारती को यहाँ स्टाफ रखना है 10 लाख में, अगर रोबोटिक्स मिल जाएगा तो कोई जरूरत है महीना 15,000 वेतन देकर रखेगा आदमी, वो दिन में ड्यूटी भी कर, रात को राइफल लेकर पकड़ रहेगा, दुनिया का दुश्मन नजर रखेगा, तो रोबोटिक्स रखेगा कि आपका स्टाफ रखिएगा आदमी को रखे। तो आप बता रहे कि जो, तो मैं कह रहा हूं दुनिया में कोई भी शासक, कोई भी सरकार अगर रोजगार की बात करती है तो जो पूंजीवादी विकास होता है, तकनीक का विकास होता है, उसके तहत निर्धारण करती है। इसलिए कोई भी अगर बोलता है, एक छलावा नारा झूठों का है। मैं अब आ रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संविधान जो भी हो गया, जो नियम कानून हुआ है, आपको बता रहा, आपको विश्वास होगा इस देश में आदिवासियों ने 50 से कितना संविधान कानून बने हैं। आपको लगता है इस देश के अंदर में 20% भी कानून इंप्लीमेंट हुए हैं? आप मान लीजिए, बता दीजिए हमको, अगर 20% भी इंप्लीमेंट हुए हैं, चाहे वो STS एक्ट हो या CNT एक्ट हो, तो मैं कह रहा हूं कि सारा का सारा धजी क्यों उड़ता है? हम लोग कानून है, कानून है, कानून है बोल के चिल्लाते हैं, हमारा ये राइट है, धरना आपस आंदोलन करते हैं। मैं एक बता रहा, रांची शहर में 4,000 लगभग जमीन का ऑर्डर हुआ है दखल दाल दिलाने का। वहीं आप जनरल का कोई फॉरवर्ड का ऑर्डर होकर दिखाइए ना, पूरा प्रशासन एफर्ट लगा दखल ध्यान देगा था। तो मेरा कहना कि सिस्टम का चरित्र पूंजी का है, तकनीक का है, पावर का है,
सत्ता पर नियंत्रण का है। हम लोग इस सब भर में रहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये है बोलकर ये चर्चा थोड़ी लंबी चली गई। विश्व आदिवासी दिवस से ये चर्चा निकली माफ कीजिएगा, और कई रास्तों में घुसते घुसते यहां तक पहुंची। दो जानकार लोग मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी नारायण मुंडा साहब, बहुत शुक्रिया ऋषि महतो साहब, आप दोनों का इसलिए क्योंकि जिस डेफिनेशन को ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था, भारत न्यूज 24 जिसको पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था, बहुत सरल शब्दों में, सरल भी शब्द थे और अगर समझना चाहिएगा तो बहुत क्लिष्ट परिभाषाएं भी हैं। सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर दाहिने और बाएं साइड बहुत मुस्कुराहट के साथ हमने चर्चा की। ये वो चर्चा थी जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि झारखंड एक बारूद पर बैठा है, कभी भी फट जाएगा, ये वो दिस दैट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो असल मुद्दा था कभी ऋषि ने बताया, कभी लक्ष्मी जी ने बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो बोलना चाहते थे वो अब तक पहुंचा। विश्व आदिवासी दिवस की भारत न्यूज 24 के पूरी टीम की तरफ से पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जोहार।